हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज ईएमआई का लेक्चर 15 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। आपको साइड में पिक्चर भी यहाँ नज़र आ रही होगी। ट्रांसफार्मर का एक बेसिक कोर डायग्राम बना हुआ है ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर तो हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे घर तक अगर सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है तो वो सिर्फ ट्रांसफार्मर की वजह से, नहीं तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो तो बहुत दूर है ना। पावर स्टेशन तो बहुत दूर है। पावर स्टेशन से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी को लेके आने में, या इनफैक्ट आपके घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। मैं मूवी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मे भी कई बच्चे मूवी से कोरिलेट कर रहे हो। ट्रांसफार्मर एक मूवी भी है, वहाँ पे रोबोट वगैरह दिखा रखे हैं, वो कार में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट्स अदर थिंग। हम ट्रांसफार्मर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो ट्रांसफार्मर बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह का कुछ कोर पिक्चर डायग्राम होगा। क्या होता है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे प्लेस होते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफार्मर। जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग जनरेटर के बारे में बात करेंगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेटर से जनरेट की होगी ना पावर स्टेशन पे, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर्स के कंट्रीब्यूशन आते हैं। ट्रांसफार्मर आपके घर के पास नियरेस्ट कोई ट्रांसफार्मर रखा होगा जहां से आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ना। आपके घर का कनेक्शन किसी ट्रांसफार्मर से तो होगा ना ज़रूर। आपने खुद तो खरीद नहीं रखा वो ट्रांसफार्मर वो पावर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है जिससे तुमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा है, वो उन लोगों का ट्रांसफार्मर है। अगर वो ट्रांसफार्मर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ही होती है। उसके लिए तुमसे पैसे नहीं मांगे जाते, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बिल में तुम टैक्सेस पे करते हो। तो उसी टैक्स के अमाउंट से कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या कोई और नई लाइन बिछानी हो तो उन सब का खर्चा निकाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर के बिना काम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा बात एक बार देख लेते हैं ब्रॉड व्यू में कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता कैसे है। भाई ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया, यहाँ पे ये जो स्टेशन है ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया इतना मेरा। अब ये थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हो सकता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है। बेसिकली इन तीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से जनरेट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है ना, एक स्टैंडर्ड तुम्हें बता दूं, हमारे पूरे कंट्री में एक स्टैंडर्ड है कि हम 1100 वोल्ट जनरेट करते हैं। 1100 वोल्ट का 3 फेज जनरेशन होता है। 3 तार निकलते हैं यहाँ से, हमेशा 3 वायर निकलते हैं। 3 फेज के जो जनरेटर होता है उससे 3 वायर निकलते हैं 1100 वोल्ट की। 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट और 1100 वोल्ट। ठीक है, इतना ही जनरेशन होता है, स्टैंडर्ड बना रखा है पूरी दुनिया, मतलब पूरी कंट्री के अंदर हमने अपनी। उसके बाद क्या करते हैं, अभी 1100 वोल्ट तो हमें ट्रांसमिट करनी है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो अगर इतनी कम वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे तो ये घर तक पहुंचते पहुंचते हीट के फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट में लॉस हो जाएगी। लॉसेज इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि घर तक पहुंचते पहुंचते पता लगा लोगों के पास सिर्फ 15 वोल्ट आ रही है, 20 वोल्ट आ रही है, कुछ चल ही नहीं रहा घर के अंदर, है ना। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया यहाँ पे जिसे क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पावर जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट नेक्स्ट में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिस्टम लगा हुआ होगा। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 1100 वोल्ट को, है ना, इस 1100 वोल्ट को काफ़ी बड़ी वोल्टेज में, लाइक 33,000 वोल्ट की लाइन में, या फिर इससे ज़्यादा 1,11,000 वोल्ट की लाइन में, उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो स्टेप अप यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज कितनी थी, 1100 वोल्ट, उसको उसने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। वो डिपेंडेंसी है कि कितना हमें कहाँ तक इसको ट्रांसमिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 1100 वोल्ट को उसने 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो 33,000 वोल्ट के 3 तार निकले इससे। ये भी 3 फेज का ट्रांसफार्मर होगा, सिंपल वाला ट्रांसफार्मर नहीं होता है ये, है ना। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, इनकी कॉस्ट भी 70 लाख 80 लाख ऐसी होती है एक एक ट्रांसफार्मर की कॉस्ट। तो ये यहाँ से 3 बार निकले। अब ऐसे बड़े बड़े खंबे तुमने देखे होंगे लगे हुए, खेतों वगैरह के बीच में से जाते हैं ऐसे ये। तो ये ट्रांसमिशन लाइंस वहाँ पे जा रही हैं बीच बीच में, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस पास आउट होते जा रही हैं। फिर
हुआ क्या, रास्ते में जगह जगह पे हम लोगों ने कई सारी चीज़ें लगा रखी होंगी, यहाँ पे हमने फिर एक सब स्टेशन बना लिया। हमने क्या बनाया, एक सब स्टेशन। ऐसे कई सब स्टेशन होते हैं वैसे तो, यहाँ पे एक सिंगल सब स्टेशन मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है। जैसे सरधनामे में पुलिस चौकी के पास पड़ता है एक सब स्टेशन, है ना, पुलिस चौकी से थोड़ा सा आगे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर का ग्रुप रखा हुआ है बहुत सारा, तो एक सब स्टेशन है वो। तो वहाँ पे सब स्टेशन पे क्या करेंगे कि भैया बहुत हाई वोल्टेज की लाइन आ रही है, 33,000 वोल्ट की हो या 11,000 वोल्ट की हो, उस तरह की इतनी हाई लाइन आ रही है, उतनी वोल्टेज घर में नहीं भेज सकते आप, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो तुम्हारा सब स्टेशन क्या करेगा, तुम्हारा सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर है उस 11,000 या 33,000 वोल्ट की लाइन को डाउन करके लगभग उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, लाइक 440 वोल्ट में या इस तरह की वैल्यू में उसने डाउन कर दिया उसको। तो यहाँ पे हमने स्टेप डाउन यूज करा, ठीक है, 440 वोल्ट के आसपास कन्वर्ट कर दिया, और फिर वहां से ट्रांसमिशन लाइन पहुंचाई गई तुम्हारे घर के आसपास के खंभों पे, और फिर खंभों से एक खंभे के ऊपर, एक पोल के ऊपर से एक केबल वायर तुम्हारे घर में डाल दी गई, बीच में मीटर लगा दिया गया और तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो जनरेशन से लेके हाउसेस तक, फैक्ट्रीज तक आने का पूरा सिलसिला इस तरह का होता है। सब स्टेशन एक नहीं होता, कई अलग अलग लेवल पे सब स्टेशन होते हैं। हर सब स्टेशन पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लगा के उसको कम करते रहते हैं। शुरू में हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन क्यों करना होता है, ये बात आपको सिखाई थी पहले भी कि भैया इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई वोल्ट पे ट्रांसमिट की जाती है, जिसकी वजह से हीट लॉस कम से कम हो। हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि अगर वोल्टेज को बहुत हाई रखूंगा तो आई की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, आई की वैल्यू कम हो जाएगी तो हीट लॉस भी कम हो जाएंगे। तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा वोल्टेज बहुत हाई लेवल पे ट्रांसमिट की जाती है। हम हाई वोल्टेज पे ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं और फिर जगह जगह पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर लगा के उसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो अब तुम्हें क्लियर आइडिया हो गया हो कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, इस तरह का होता है दिखने में ट्रांसफार्मर कुछ कुछ, है ना। तो ट्रांसफार्मर का भैया काम क्या है, इट कन्वर्ट्स हाई ऑल्टरनेटिंग का वोल्टेज इनटू लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा या फिर वाइस वर्सा, यानी लो को हाई में कन्वर्ट करेगा। दो टास्क है, क्या क्या कि सर या तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, है ना, हाई को लो में कन्वर्ट करेगा, या लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। दोनों के लिए ट्रांसफार्मर अलग तरह का बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का तरीका बदल जाएगा। जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, घटा रहे हैं वोल्टेज। जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो अक्सर पावर स्टेशन पे ही आपको मिलेगा। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं भाई, वोल्टेज हाई से लो करनी है या लो से हाई करनी है, तो इस काम के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे, डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको आगे आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं। क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या है, वी विल सी दैट। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने जो अल्टरनेटिंग करंट लगाई इसके ऊपर, है ना, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। इंडिया में आपको पता है एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट जनरेट की जाती है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट साइकिल्स में चलती है ऐसे। तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। तो भैया आपका ट्रांसफार्मर इस फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है कभी भी, नहीं तो बड़े गड़बड़ हो जाएंगी। इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे घर में सारे जो कंपनी ने डिज़ाइन करके दिए हैं, तुम्हारा पंखा, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ वो 50 हर्ट्ज के हिसाब से डिज़ाइन करे हैं मैन्युफैक्चरर ने। और ट्रांसफार्मर जिससे तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी डाउन होकर आ रही है, वो गलती से फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर दे ना, 50 हर्ट्ज का उसने आउटपुट 70 हर्ट्ज दे दिया, तो तुम्हारे घर के इंस्ट्रूमेंट या तो चलेंगे नहीं, और चले तो वो फूक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना जरूरी होता है। देख लीजिए, ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मेक श्योर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नॉलेजेबल पॉइंट है, पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये सिर्फ हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा या लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बहुत बहुत बड़े पावर ट्रांसफार्मर भी होते हैं। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट 70-80 लाख तक भी होती है। ऐसा नहीं होता ट्रांसफार्मर फूक जाएगा तो चंदा इकट्ठा करके बदलवा दोगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि बहुत महंगी कॉस्ट होती है ट्रांसफार्मर्स की। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर फूकने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर छोटा ट्रांसफार्मर भी है तो भैया 20-25 लाख रुपए गए उनके अलग के अलग।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये ऑयल टैंक होता है, इसमें ऑयल फिल होता है, अक्सर गाँव में ये चोरी हो जाता है, बहुत बार न्यूज़ आती हैं। ये एयर फिल्टर्स होते हैं ना, यहाँ से थोड़ा हवा पास होती है जिससे कि हीटिंग थोड़ी कम हो सके, एयर फिल्टर टाइप हो गया। बाकी जो सेंट्रल डब्बा है ये, इसके अंदर होता है सब कुछ फिट। तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा 3 डायमेंशनल इलस्ट्रेशन के साथ, जहां पे तुम्हें इस ट्रांसफार्मर के एक एक हिस्से को खोल के दिखाया जाएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या क्या है। ठीक है, टेंशन मतलब बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें इसमें। ट्रांसफार्मर बहुत ईजी सा, अच्छा सा और बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपके डे टू डे लाइफ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर में भी होता है भैया, इतना बड़ा नहीं होता जितना आपके ये दिख रहा है तुम्हें। छोटा सा एक ट्रांसफार्मर मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर भी होता है, नहीं तो मोबाइल तुम चार्ज नहीं कर सकते। एडेप्टर में ट्रांसफार्मर होता है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको आगे। चलो खैर, वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर क्या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से लिखने को आ जाते हैं ये। तो सर ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आयरन कोर की प्लेट्स रखी हुई हैं, इन पे वाइंडिंग कर रखी है ना, अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे कुछ हैं, यहाँ पे कुछ हैं। मैं इस रेड वाली वाइंडिंग जिसको मैं प्राइमरी कॉइल बोलूंगा, इस पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक मिनट, इन्होंने उल्टा काम करा है, हाँ सॉरी, इन्होंने इधर से इसको प्राइमरी बोला है, क्या फर्क पड़ता है, खैर इन्होंने इसको प्राइमरी बोला है। यहाँ से मैं इस वाली प्राइमरी कॉइल पे करंट फ्लो करवाऊंगा, है ना, मैंने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई इस प्राइमरी कॉइल पे लगा दी। इस कॉइल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इंसुलेटेड कॉइल है ना, ये लैमिनेटेड प्लेट्स होती हैं, यानी इन कॉइल का फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही ब्लू वाली कॉइल में आप करंट फ्लो कराओगे, उसकी वजह से ब्लू वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेड वाली कॉइल से पास होके जाएंगी, यानी रेड वाली कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसके एंड पॉइंट पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट आ गई फर्स्ट कॉइल की वजह से। ये तो था म्यूचुअल इंडक्शन में, डिटेल में पढ़ाई थी बच्चों बातें, इसी को अप्लाई कर देते हैं ट्रांसफार्मर में बस। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, ऐसा ना हो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आया बस तुमने ये लिख दिया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ना, कंप्लीट एक्सप्लेन करो। इसके नोट्स बच्चों ऑलरेडी आपकी स्पायरल बुकलेट में हैं, तो आपको नोट नहीं करना पड़ेगा थ्योरी वाला डेटा, सारे नोट्स प्रॉपर वे में अरेंज करके दे रखे हैं, डायग्राम्स भी वहाँ पे हैं, तो ये वहीं से पढ़ लेना। बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें अच्छे से, न्यूमेरिकल तो अगले लेक्चर में कराऊंगा। When the current in the primary coil changes, कि सर जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करवाते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट है, बार बार चेंज होती है ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस। तो अगर प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करवा रहे हो तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से पास आउट होकर जाएगा, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और जब यहाँ पे फाई भी चेंज होगा तो फैराडे की कहानी आ जाएगी आपको याद, कि सर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी वजह से इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हमने क्लोज सर्किट बना दिया तो। ठीक है ना, तो वही बात लिखी हुई है पूरी की पूरी, ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल विच हैव अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज लगाई है तो हमें यहाँ पे लो वोल्टेज मिलती है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है, अगर हमने लो वोल्टेज लगाई है यहाँ पे तो हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगी। नंबर ऑफ टर्न्स का लॉजिक होता है वो समझा दूंगा, मतलब आपने जो देखा था ना कि 2 तरह के ट्रांसफार्मर थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इन दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अलग होंगे और इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस थोड़ा अलग होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग्स में हमारे पास सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस हिसाब से हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है ना, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके डिस्कस कर दूंगा किस तरह की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। बट ये बेसिक प्रिंसिपल बच्चों लिख के ज़रूर देख लेना कि म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप से चीज़ें चलेंगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन का हम लोगों को अच्छे से समझ। पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ट्रांसफार्मर कैसे डीसी पे काम क्यों नहीं करता, डायरेक्ट करंट पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, क्लियर है क्यों। आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दी, डीसी सप्लाई देने का मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी।
तो इस प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, यही कांस्टेंट फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास होके जाएगा, है ना, ब्लू सी कलर की लाइन से मैंने फ्लक्स दिखा रखा है। तो ये कांस्टेंट यानी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी में प्रोड्यूस हुई, उसमें से सपोज करो कि 5 या 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ तक पास आउट होके गई, 5 या 6 ही जा रही है लगातार, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर फाई कांस्टेंट है, फैराडे की कहानी याद कर लो, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा इसके अंदर, कोई करंट नहीं बनेगी, यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी जो आपके पास ईएमएफ है सेकेंडरी साइड पे वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रांसफार्मर डीसी पे इस वजह से काम नहीं कर पाता, क्योंकि प्राइमरी साइड पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, वही सेकेंडरी साइड से कांस्टेंट लगातार पास होते जाएगा। फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, दैट्स वाई नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एंड हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू द सेकेंडरी साइड, कुछ नहीं मिलेगा सेकेंडरी पे। तो दैट्स वाई ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है हमारे पास इस केस में। तो अगर मुझे डीसी को कम ज़्यादा करना है, डीसी को डिक्रीज करना है सपोज में, तो मैं क्या करूँ वहाँ पे, अगर मुझे डायरेक्ट करंट कहीं पे डिक्रीज करनी है तो मैं वहाँ पे रजिस्टर का यूज़ कर लेता हूँ, रजिस्टर सर्किट। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर देखे होंगे ना, कई जगह पे आपके सिलिंड्रिकल ऐसे रजिस्टर्स कलरफुल लगे हुए होते हैं, तो वो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, आपका मोबाइल फ़ोन या जो भी चीज़ है, तो वो डीसी पे काम करता है। तो वहाँ पे अगर करंट मुझे रिड्यूस करनी है, करंट को घटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे जगह जगह पे एक सर्टेन वैल्यू के रजिस्टर लगा देता हूँ। तो डीसी को डिक्रीज करने का हमारे पास तरीका है, रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास ट्रांसफार्मर है ही। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम की बात कर लेते हैं। 3 बेसिक चीज़ें होती हैं ओवरऑल। सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर आप अपने कॉइल लपेटते हो, उसमें से एक कॉइल प्राइमरी कहलाती है, जिसमें हम लोग सप्लाई देंगे, जिसमें हम करंट पास करेंगे। दूसरी कॉइल सेकेंडरी कहलाती है, जिसमें हमें आउटपुट मिलेगा। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया NP, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया NS। ठीक है, तो इतनी बातों का ध्यान रखना। अब ये तो थ्योरेटिकल डेटा हो गया, ये कोई इशू नहीं है। डायग्रामेटिकली देख लो क्या क्या है हमारे पास। इस तरह की लैमिनेटेड प्लेट होती हैं, है ना, और आप देख लो ई शेप, ई और आई शेप, कुछ इस तरह की पतली पतली प्लेट्स बनाते हैं। ये पतली पतली लैमिनेटेड प्लेट क्यों बनाई होंगी, प्लेट का एरिया बीच में से काट रखा है ना, इन्होंने ई शेप की प्लेट बना रखी है, तो ये आपको याद होगा अच्छे से। अगर मैंने यहाँ पे एरिया को डिक्रीज कर दिया ना, तो एरिया को डिक्रीज करने से आपको याद है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मैंने एडी करंट्स पढ़ाई थी आपको। एरिया डिक्रीज हो गया है, पतली पतली थिन प्लेट्स हैं और काफ़ी कम एरिया है, बीच में से सेक्शन काट रखा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कम करंट बनेगी यहाँ पे, एडी करंट। एडी करंट कम बनेगी तो जो हीट लॉस है, हीट लॉसेस कम होंगे या एडी करंट लॉसेस कम होंगे, आपकी कोर जो है वो पिघलने से बच जाएगी। नहीं तो अगर सॉलिड एक सिंगल ब्लॉक बना देते हैं ना, उस केस में एरिया ज़्यादा हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस घट जाता, रेजिस्टेंस कम हो जाने की वजह से करंट बढ़ जाती और इतनी ज़्यादा एडी करंट बनती कि ट्रांसफार्मर पिघल गया। पता लगा कल ट्रांसफार्मर लगाया, 4 दिन बाद ट्रांसफार्मर मेल्ट हो गया पूरा का पूरा। क्यों? एडी करंट्स बन जाने की वजह से हीट लॉस हो गया, इतना ज़्यादा, इतनी हीट बनी कि उसने मेल्ट कर दी कोर को, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे, तो है ना, यही होता है। तो आपको लैमिनेटेड कोर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक साइड पे हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी हुई है, दूसरी साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी हुई है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उसको कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग, NP। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम नाम रख लेते हैं NS। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होती है ना, और यहाँ पे हम लोगों को इस साइड पे आउटपुट मिलता है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें में समझ में आई। दैट शुड बी एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि डीसी पे वर्क नहीं करता ट्रांसफार्मर, आपको मैं दिखा चुका हूँ ये बात। ना द वर्किंग प्रिंसिपल होगा क्या एग्जैक्टली, इस बात को सुनना ध्यान से। एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है उसको पहले मैं इस डायग्राम से समझा देता हूँ। आपने देखो क्या करा, आपने इनपुट वोल्टेज लगाया VI इस कॉइल पे, ठीक है। इस इनपुट वोल्टेज की वजह से इसमें एक EMF जनरेट हुआ, जिसको आप E1 बोल सकते हो या EI बोल सकते हो। ये EMF यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे सामने हैं NP। इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो फ्लक्स इस पर्टिकुलर आयरन कोर में से पास आउट होके जाएगा, जो आपको डॉटेड लाइन से नज़र भी आ रहा है। वो फ्लक्स जब पास आउट होते होते घूमते घूमते इसमें से जाएगा तो वो सेकेंडरी कॉइल पे पहुंचेगा। भाई प्राइमरी कॉइल में करंट पास आउट हो रही है, तो इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में से पास आउट होके जाएंगी, यानी सेकेंडरी वाले से भी एक EMF इसमें इंड्यूस हो जाएगा, इसको हमने E2 नाम दिया। और फाइनली जब इसमें एक EMF इंड्यूस हो गया तो इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो स्टार्ट होते ही हमें सेकेंडरी साइड पे आउटपुट मिल जाएगा।
बस इतना सा काम होता है। यानी प्राइमरी साइड पे इनपुट लगाया जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ बना, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लगी, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से पास होके गया, सेकेंडरी कॉइल पे ईएमएफ जनरेट हुआ और वहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। ये होता है एग्जैक्ट प्रोसीजर। देखो अब जरा इसी को थ्योरी में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, एन इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। हमने प्राइमरी कॉइल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करी थी, आपको याद होगा VI वैल्यू से। एज अ रिजल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। The alternating current will produce a magnetic flux in the core of the transformer। इस चीज़ को देख लो ज़रा, यहाँ पे जैसे करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ट्रांसफार्मर की कोर में आपको वाइट से कलर से मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाया हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनना शुरू हो जाएंगी ना। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब धीरे धीरे क्रॉस करते करते इधर पास होना शुरू हो जाएंगी सेकेंडरी कॉइल से। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फाइनली भैया यहाँ पे आपके पास आगे जाके करंट का फ्लो होने वाला है। Thus the number of magnetic field lines linked with the secondary coil changes due to which an EMF induced in it। फर्स्ट वाली कॉइल हमारे पास ऐसे थी, ये प्राइमरी कॉइल थी, इसमें आप लोगों ने इनपुट लगाया है ना, इनपुट वोल्टेज लगाई, जिसकी वजह से इसमें सबसे पहले ईएमएफ बनेगा। सुनना ध्यान से, ये ईएमएफ ऐसे पास आउट होते होते सेकेंडरी कॉइल में से पास आउट होके जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में से पास आउट होके जाएगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ बनेगा सेकेंडरी कॉइल में E2 नाम का। फिर वो फाइनली हम लोगों को आउटपुट साइड पे क्या मिल जाएगी, वोल्टेज। खत्म, बस यही करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी अप्लाइड की होती है। बता चुका हूँ, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। फैराडे के लॉस से अगर आप निकालो, प्राइमरी कॉइल पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, -N d∅B/dt। प्राइमरी है तो P लगा दिया। सेकेंडरी साइड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, -N d∅B/dt। सेकेंडरी साइड है तो हाँ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, S लगा दिया। फ्लक्स में मैंने 1-2 कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों जो फ्लक्स यहाँ पे बना वही फ्लक्स पास आउट होके यहाँ पे गया। यानी फ्लक्स यहाँ पे जिस हिसाब से चेंज होगा वही फ्लक्स यहाँ पे पास आउट होके जाता रहेगा, तो इसलिए d∅B/dt में कुछ नहीं आता एक्स्ट्रा। तो मैंने फैराडे के लॉ से इन दोनों को एज इट इज लिख दिया। नाउ कम्स टू, अगर रेजिस्टेंस हम लोग दोनों साइड का जीरो मान लें कि दोनों कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जीरो है, प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना, रियलिटी में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, भले बहुत थोड़ा सा ही क्यों ना हो। बट सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए रेजिस्टेंस को लगभग जीरो मान के चले तो हुआ क्या कि प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज था वो सारा का सारा ईएमएफ में कन्वर्ट हो गया। ये तो होगा भाई, आपने प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज लगाई थी वो सारी की सारी इसमें ईएमएफ में कन्वर्ट हो गई, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो ये V इनपुट जो था वो आपका ईएमएफ में कन्वर्ट हो गया एज इट इज। इसकी वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, आपने रख दी, ये आ गया पहली इक्वेशन। प्राइमरी साइड पे इनपुट वोल्टेज इतनी होगी। बच्चों ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ अच्छे से याद रखना, VP EP के इक्वल सिर्फ तब हो सकता है, यानी जितनी वोल्टेज तुमने लगाई प्राइमरी साइड पे सारी की सारी आपकी ईएमएफ में कन्वर्ट हो गई प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस जीरो हो। इस ईएमएफ की वैल्यू आप जानते थे, आपने रख दी। सिमिलरली सेकेंडरी साइड पे भी ऐसी हुआ। सेकेंडरी साइड पे भी क्या हुआ कि सेकेंडरी साइड पे जितना ईएमएफ बना वो सारा का सारा आउटपुट में चला गया, यानी कुछ भी लॉस नहीं हुआ। यानी सेकेंडरी साइड पे इस कॉइल में जितना ईएमएफ बना होगा, ये E2 या जो भी आपने माना है, वो सारा ईएमएफ वोल्टेज के फॉर्मेट में हमें मिल गया, यानी कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे उतनी वोल्टेज यहाँ पे, है ना। तो ये सिंपल सी बात, भाई ऐसे सोच लो ना, भाई देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है VP प्राइमरी साइड पे, यहाँ पे आपके पास कॉइल है, कॉइल का कुछ हमारे पास कॉइल है, यहाँ पे इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ये कॉइल के अंदर ईएमएफ होता है EP। रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे जीरो बना लिया, इस कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाया। तो जब KVL अप्लाई करोगे ऐसे घुमा के यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, VP - ES इज इक्वल टू जीरो, यानी VP इज इक्वल टू EP, है ना, VP इज इक्वल टू EP। यानी जितना वोल्टेज प्राइमरी साइड पे लगाया उतना ही आपका ईएमएफ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रास्ते में किसी ने एनर्जी खाई नहीं है। कॉइल का रेजिस्टेंस जीरो मान के चले, इसलिए ये दोनों पैरामीटर आपस में इक्वल लिखे जाते हैं, इसलिए ये दोनों पैरामीटर आपस में इक्वल लिखे जाते हैं। तो VP इतना हो गया, VS इतना हो गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, सेकेंड वाले को मैंने ऊपर रखा, फर्स्ट वाले को नीचे रखा, तो
तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज का रेशो निकाला तो NS अपॉन NP आ गया, यानी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी। सीधा सीधा रिलेशन आप देख लीजिए, सेकेंडरी के सामने सेकेंडरी आया है, प्राइमरी के सामने प्राइमरी आया है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी पे करंट, सेकेंडरी पे टर्न्स अपॉन प्राइमरी पे टर्न्स। सारी बातें नोट्स में प्रॉपर लिखी हैं, कुछ नहीं नोट करना आपको। बट कभी कभी क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर हो सकता है। आइडियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है भाई, जैसे आइडियल गैस नहीं होती ऐसी आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता। 100% एफिशिएंसी किसी ट्रांसफार्मर की नहीं होती है। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करके 90% से ज़्यादा एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर बना लिए हैं, बट 100% नहीं बन सकता भैया, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा ना हीट के फॉर्मेट में, या अदर लॉसेज होते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर अगर दे दे तो उसका मतलब जितनी पावर इनपुट साइड पे लगाई थी उतनी पावर आपको आउटपुट साइड पे मिल गई। इसका ये तो मतलब हो सकता है पावर इज इक्वल टू VI। इनपुट साइड पे पावर मतलब इनपुट साइड की वोल्टेज, इनपुट साइड की करंट, आउटपुट साइड पे पावर मतलब आउटपुट साइड की वोल्टेज, आउटपुट साइड की करंट। इसको अगर डिवाइड मतलब इसको अगर रेशो निकालोगे VS अपॉन VP वो कितना आ रहा है IP अपॉन IS, यानी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू उल्टा रेशो है प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। तो ये रेशो सिर्फ और सिर्फ आप एक आइडियल ट्रांसफार्मर अगर दे न्यूमेरिकल में तो यूज कर सकते हो, याद रखना। अदरवाइज आपके पास एक सिंगल फार्मूला हमेशा जो वैलिड रहेगा VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ये तो ऑलवेज एप्लीकेबल है, हमेशा कहीं पर भी लगा सकते हो। बट इसको आपने IP अपॉन IS के इक्वल अगर लिखना है तो ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो लिखना, अदरवाइज कभी भी यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है तो कैसे ये रेशो इसके बराबर आ जाएगा, कैसे इनपुट पावर आउटपुट की आपने इक्वल लिख दी, नहीं ना। अगर एफिशिएंसी 100 से कम है तो हमेशा आउटपुट पावर कम होगी। रियलिटी में आउटपुट पावर जो होगी और जो इनपुट पावर होगी उसमें से इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होगी, आउटपुट हमेशा कम होगी। प्रैक्टिकलिटी ये होता है। बट अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की हुई है उसने तो वहाँ पर ये दोनों पावर बराबर होंगी, तो वहाँ से सेकेंडरी के टर्न अपॉन प्राइमरी के टर्न इज इक्वल टू प्राइमरी की करंट अपॉन सेकेंडरी की करंट, इस तरह का रेशो आ जाएगा जिसे हम आइडियल ट्रांसफार्मर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी देखो, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या टर्न रेशो बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में एक नाम होता है, टर्म्स होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या टर्न रेशो। ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। ये स्मॉल आर से इसको शो करते हैं। सेकेंडरी कॉइल में जितनी वाइंडिंग है उसके टर्न्स को प्राइमरी कॉइल के टर्न्स से डिवाइड कर दो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी। सिंपल। अब ये अलग बात है कि सर हमें इसकी वैल्यू क्या और पता थी कि इसकी वैल्यू हमें VS अपॉन VP भी पता है, तो इसलिए बड़ा सा फार्मूला बन गया ये वाला, है ना। अदरवाइज स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या व्हाट इज टर्न रेशो, the total number of turns at secondary to the total number of turns at primary, this ratio will be called as the transformation ratio। ये काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पे आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं, अभी दिखाऊंगा आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा टर्म। देखो नाउ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पे बात कर लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप, आपको स्टेप अप याद करने का तरीका देखना। स्टेप अप कि सर हमारी एक कॉइल यहाँ पे है प्राइमरी साइड पे, एक कॉइल यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे, ये प्राइमरी कॉइल ये सेकेंडरी कॉइल। स्टेप अप यानी यहाँ पे लो वोल्टेज होगी ना, लो वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज होगी। तरीका बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। स्टेप अप का मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ानी है, यानी यहाँ पे लो वोल्टेज होगी प्राइमरी पे या हाई वोल्टेज करनी है। तो आपको हाई वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे चाहिए तो सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दो। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर NS हैं, यहाँ पे NP हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंडीशन ये बन गई। जिस साइड पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ना वहाँ की साइड टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, सिंपल सी बात। तो कुछ याद नहीं करना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आप देख लो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी साइड पे हाई वोल्टेज चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड से ज़्यादा रखने चाहिए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा NS की वैल्यू NP से ज़्यादा होती है, सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से ज़्यादा होते हैं। अब अगर सेकेंडरी के टर्म प्राइमरी से ज़्यादा हैं, मतलब NS इज ग्रेटर देन NP है, थोड़ा सोचो, NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1, और ये तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है, R इज ग्रेटर देन 1।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए तुमसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि फॉर ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वुड बी, 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, आर इज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड नन ऑफ दीज। तो याद आना चाहिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं तो सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगी, तो इसका मतलब सेकेंडरी साइड के टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा आएंगे और ये एकदम लिख के तुम निकाल लोगे आर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें जिसको आती होंगी ना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टेप डाउन का भी लॉजिक ऐसी बनाया मैंने, मेरे पास ये मेरी प्राइमरी कॉइल, सर ये मेरी प्राइमरी कॉइल है ना, यहाँ पे हमारे एनपी टर्न्स, मेरी ये सेकेंडरी कॉइल है ना, ये सेकेंडरी कॉइल, ये इस पे एनएस टर्न, ये सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे स्टेप डाउन वोल्टेज घटानी है तो यानी यहाँ पे हाई वोल्टेज रही होगी, प्राइमरी साइड पे हाई वोल्टेज, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो हाई से लो जाना है, तभी तो स्टेप डाउन नाम पड़ा। तो इसका मतलब प्राइमरी साइड पे वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कम है, तो प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे। ठीक है, प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे, तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से छोटा आ जाएगा। क्या मेरी बात में समझ में आ रही है अच्छे से, है ना? तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मेरे को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है यानी मुझे सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेकेंडरी साइड के टर्न्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे। मेरे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो मेरे को प्राइमरी साइड पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए क्योंकि स्टेप डाउन मतलब ज़्यादा से कम, तो इस जगह टर्न ज़्यादा आने चाहिए। तो आई होप ट्रांसफार्मर के टाइप तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। देख लीजिए ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया है। स्टेप डाउन मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो हाई वोल्टेज यहाँ पे है तो यहाँ पे टर्न भी ज़्यादा हैं, देख लो यहाँ पे कम है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यानी यहाँ पे लो वोल्टेज होगी प्राइमरी साइड पे, यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, तो लो से हाई जाना है, तो हाई सेकेंडरी साइड पे है तो सेकेंडरी के टर्न्स तुम्हें ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब आई होप और क्लैरिटी इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती, ये क्रिस्टल क्लियर आइडिया नजर आ गया कि कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की जाती है। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क होता है बस। यूज कहाँ करते हैं सर ट्रांसफार्मर, दोनों के यूज देख लो। पहले बात करते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की कहाँ यूज करते हैं। सबसे मेन यूज इसका ये होता है एट इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन टू स्टेप अप द वोल्टेज। जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ये तुम्हारा पावर स्टेशन है, यहाँ पे तुमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, तो भैया ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं स्टैंडर्ड होता है इसका 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट। इतनी कम वोल्टेज पे ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तब इसको 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट या उससे भी ज़्यादा वोल्टेज की लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा पावर जनरेटिंग स्टेशन पे मिलेंगे आपको एक तो। दूसरा और कहाँ मिलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक्सरे कराया जाता है। जब आप किसी लैब में गए हो, आपने कभी एक्सरे कराया हो कि बाई चांस मे बी कभी हड्डी टूटी हो तो एक्सरे कराया होगा, तो एक्सरे मशीन जो होती है ना, एक्सरे मशीन में जो वर्क करती है वो मशीन वो बहुत हाई वोल्टेज पे वर्क करती है। एक्सरे मशीन को काम करने के लिए 10,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट इतनी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। अब एक्सरे मशीन तो लैब में लगा रखी है, अब लैब तो नॉर्मल सिटीज़ के अंदर ही होगी और घर मतलब सिटीज़ वगैरह में तो जो है 220 वोल्ट आती है इंडिया में। अब 220 वोल्ट पे 10,000 वोल्ट का मशीन कैसे काम करे? तो भैया एक्सरे ट्यूब के अंदर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता जितने तुम्हारे गली मोहल्लों में रखे होते हैं, एक पर्टिकुलर साइज का होता है छोटा ट्रांसफार्मर कि वो 220 वोल्ट को 10,000, 15,000 जितनी बड़ी एक्सरे मशीन है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा और तब जाके आपका एक्सरे हो पाएगा। तो एक्सरे मशीन बहुत हाई वोल्टेज पे काम करती है, तो उस केस में एक्सरे जहां होता है डायग्नोस्टिक सेंटर पे, तो उनकी एक्सरे मशीन में ऑलरेडी स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिट होता है। तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। स्टेप डाउन कहाँ होता है भैया? ये तो बहुत होते हैं, मोबाइल फ़ोन के चार्जर में, कंप्यूटर्स का जो सर्किट होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी छोटे से तुम्हें ट्रांसफार्मर खोल के देखना मिल जाएगा। और पावर सब स्टेशंस पे, आपके घर के आसपास जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं ना, वो सारे सब स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे सब स्टेशन पे उसको कम करना है ना, वोल्टेज को, हाई वोल्टेज आ रही है दूसरी साइड से, तो उसको कम करके आपके घरों में भेजना है। तो सब स्टेशन पे हम हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 11,000 वोल्ट की लाइन चल के आ रही है हमारे यहाँ पे, तो क्या 11,000 वोल्ट की लाइन तुम भेज दोगे क्या कस्टमर के घर पे? तो यहाँ पे नहीं भेज सकते ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, तब जाके इसको कम करेंगे, लाइक 440 वोल्ट में, है ना। और फिर उसके बाद भी उसमें से एक तार तुम्हारे घर में जाएगा जो उसका आधा हो जाएगा 220 वोल्ट का। भाई घर में 2 तार आते हैं ना, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है ना, एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है। फेज 220 वोल्ट पे होता है, न्यूट्रल 0 वोल्ट पे होता है।
तभी तुम कहते हो कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, क्योंकि 220 को जीरो में से माइनस करो, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है अगर आप इंडिया में रहते हो तो। अगर आप अमेरिका में रहते हो यूएसए में तो वहां पे आपके घर में 110 वोल्ट का स्टैंडर्ड होता है, वहां पे 110 होता है। तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट कंपनी अलग तरह से बनाएगी, यहां के इंस्ट्रूमेंट कंपनी अलग तरह से बनाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दोनों के लिए डिफर करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत झगड़े हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या तुम्हें बात क्लियर हो गई स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के यूजेस? मैं तुम्हें दिखा देता हूं एग्जैक्टली। ये पावर स्टेशन है बहुत बड़ा, यहाँ पे कोई डैम है, मतलब यहाँ पे नियरेस्ट में कोई डैम है, उसका पावर स्टेशन बनाया हुआ है, ये बहुत सारी यूनिट लगी हुई है। देख लो एक बड़ा सा आपको ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है, ये एक सिंगल ट्रांसफार्मर मैंने तुम्हें दिखाया है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ऐसे और भी होंगे यहाँ पे लगे हुए साइड बाय साइड। तो इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, इससे भी बड़े आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं, जो कहाँ मिलेंगे? गली मोहल्लों में अगर ऐसा ट्रांसफार्मर है उसको मत बोल देना स्टेप अप है, वो स्टेप डाउन होगा हमेशा। स्टेप अप आपको जनरली पावर स्टेशंस पे, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कोई डैम वगैरह है, उस जगह पे आपको इस तरह के ट्रांसफार्मर मिलेंगे। अब बाहर से देख के थोड़ी ना पता लगेगा स्टेप अप है स्टेप डाउन है, या तो उस पर लिखा होगा, और नहीं तो जिन्होंने वो ट्रांसफार्मर लगाया है उनको पता होगा कि इसमें कॉइल की डिजाइनिंग कैसे की गई है। स्टेप अप है तो सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, हाँ या नहीं? प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, क्योंकि आपको सेकेंडरी पे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तभी तो स्टेप अप आप लोगों ने बोला है। तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने पड़ते हैं प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस तरह से पावर स्टेशन पे यूज किया जाता है। स्टेप डाउन देख लो, तुमने देखा होगा ये लगे हुए खंभों के ऊपर भी फिट होते हैं, खंभे के ऊपर ये रखा हुआ ट्रांसफार्मर है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। या सब स्टेशन होगा, तुम्हारे घरों के आसपास ऐसे बड़े बड़े चीजें लगी हुई होती हैं, ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे ट्रांसफार्मर 5-6 वहाँ पे रखे हुए होते हैं, तो ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये सब स्टेशन जो होते हैं वहाँ लगे हुए होते हैं आपके घर के आसपास। तो ये भी हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे भी हो सकता है, और ये भी हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गए। ये भी मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर देख लो, मोबाइल फ़ोन को तोड़ के देखना, कभी चार्जर को ख़राब पड़े हुए चार्जर को तोड़ना है ना, तो तुम्हें दिखाई देगा उसके अंदर ये रहा मेरा ट्रांसफार्मर कि यस वी हैव गॉट अ ट्रांसफार्मर हेयर। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा सा होता है दिखने में, जो तुम्हें मैंने दिखा दिया। इसको मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से, देख लो है ना, और अच्छे से। ये कोर वाला जो पार्ट होगा इसको मेटेलिक चैम्बर में बंद कर रखा है, अंदर कॉपर की बाइंडिंग होगी, तार तुम्हें इनपुट और आउटपुट साइड के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे पक्का इनपुट साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स, यानी सपोज करो ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है, और सपोज करो ये सेकेंडरी है तुम्हारे पास, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कैसी चाहिए? कम। तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड पे यहाँ पे ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। समझ में आ गई बात? तो मोबाइल फ़ोन के एडेप्टर के अंदर ही। बाकी ये क्या है सर? सिलेंडर से ये रेड कलर के कैपेसिटर होते हैं, पढ़े थे ना? कैपेसिटर तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये आईसी लगी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं ना, आईसी हैं ये। इसके अलावा ये भी छोटे छोटे से कैपेसिटर्स होते हैं अलग फॉर्मेट के। ये रजिस्टर लगे हुए हैं, तुम देख लीजिए, ये इस तरह की कलर कोडिंग तुमने देखी थी रजिस्टर की। तो ऐसा काफ़ी कुछ इसमें सेटअप होता है। हमें ट्रांसफार्मर से मतलब था यहाँ पे, बात क्लियर हो गई? तो ये भी छोटा सा ट्रांसफार्मर आपके मोबाइल के सर्किटरी के अंदर होता है। अच्छा सर, इतनी बातें हमारे पास समझ में आई हमें। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किसे बोलते हैं? किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपने कितनी पावर उसमें सप्लाई करी, इनपुट कितना था, आपको आउटपुट कितना मिला। अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो एफिशिएंसी हमेशा कैसे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की कि सर आउटपुट यूजफुल पावर कितनी मिली, इनपुट आपने कितना दिया था, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ये परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल जाती है। क्योंकि सोचो बच्चों, इनपुट साइड से तुम जितनी पावर सप्लाई करोगे आपको आउटपुट पे एग्जैक्ट उतना नहीं मिलने वाला। बहुत सारी चीज़ें पावर आपकी जो है लॉस हो जाएगी अलग अलग फॉर्मेट में। हीटिंग के फॉर्मेट में लॉस होगा, ये पढ़ाऊंगा सारे लॉसेस। एडी करंट लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, फ्लक्स लीकेज होता है। ये 4 मेजर लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, होते ही होते हैं, जीरो नहीं कर सकते आप इन्हें कभी भी, है ना। थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं बस, इनको हम लोग कभी भी जीरो नहीं कर सकते। आपने एडी करंट में पढ़ा था, एडी करंट लॉस जीरो नहीं हो सकता, मिनिमाइज कर सकते हो।
तो हमेशा कोई भी मशीन हो, हर एक मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ लॉसेस होने ही होने हैं। तो इनपुट साइड से तुमने जितना दिया उसमें से कुछ लॉस हो गया, बाकी आउटपुट आपको मिल गया, तो आउटपुट हमेशा कम आएगा, है ना। लाइक आपने 100 वैल्यू सप्लाई करी थी, उसमें से 95 आपको आउटपुट में मिला, 5 लॉस हो गया, इनटू 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा? 95% एफिशिएंसी हुई हमारे ट्रांसफार्मर की। या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी मशीन की? इनपुट कितना दिया, ऊपर आपको लिखना है कितना आपको आउटपुट मिला, इनटू 100 परसेंटेज में आ जाएगी। हमारे पास आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है कि भैया ट्रांसफार्मर बहुत अच्छी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। एक अच्छा से डिज़ाइन किया हुआ ट्रांसफार्मर 90% से ज़्यादा एफिशिएंसी भी दे सकता है, जो कि बहुत बढ़िया वैल्यू है। 90% से ज़्यादा एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर भी बनाए जा सकते हैं बहुत अच्छे से। कि तुम्हें बातें समझ में आ रही है? डिज़ाइनिंग मैटर करती है कि चीज़ों को कैसे डिज़ाइन किया है तुम लोगों ने। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का ये मतलब होता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। एंड मेक श्योर बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के लॉसेस तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। देखो, इनपुट साइड से तुमने पावर दी, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करी तुमने इनपुट साइड से, वो गई ट्रांसफार्मर की कॉइल पे, उसकी कोर पे। कुछ उसमें से देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम दिखा रखा है, अलग अलग रास्ते बांट के दिखा रखे हैं। कुछ पावर हीट के फॉर्मेट में, कॉइल्स के अंदर हीटिंग होगी, करंट फ्लो हो रही है तो हीटिंग में लॉस हो गई। कुछ पावर मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, क्योंकि बार बार करंट चेंज हो रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर बार बार मैग्नेट बनेगा, फिर मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, फिर मैग्नेट बनेगा, फिर मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो ये होता रहता है, इसमें भी बार बार पावर लॉस होगी। फिर कुछ पावर एडी करंट के फॉर्मेट में लॉस हो जाएगी। कुछ फ्लक्स लीकेज, प्राइमरी साइड से जितना फ्लक्स बना सारा सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता 100%, है ना। आपने देखी थी कॉइल के बीच में कपलिंग, कि आपने एक कॉइल ऐसे रखी है, दूसरी कॉइल आपने ऐसे रखी है, तो यहां से जितना फ्लक्स बना वो सारा सेकेंडरी से पास आउट नहीं होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एयर में भी पास आउट होकर चली जाएंगी, तो इसलिए फ्लक्स लीकेज भी होता है। तो ये 4 मेजर लॉसेज हैं, फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, जिसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस, हीटिंग लॉस, हीटिंग के फॉर्मेट में। तो इतने सारे लॉसेस होंगे ट्रांसफार्मर में, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा यूजफुल। तो बेसिकली 4 मेजर लॉसेस होते हैं, इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। अच्छे से आपसे यही पूछेगा ट्रांसफार्मर में होने वाले कोई 2 लॉसेस के नाम बताओ और उनको कैसे मिनिमाइज करते हैं ये भी बताओ। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, कॉइल की हीटिंग। भाई साहब करंट फ्लो करवा रहे हो, हाँ, आपकी जो कॉपर वायर है वो करंट कॉपर वायर में पहुंची, यस सर, कॉपर वायर में पहुंची करंट। I2R हुआ, हीट लॉस हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुई, हाँ सर हीटिंग हुई। तो सर क्या करें ऐसा करने के लिए? तो भैया आप चाहते हो कि H = I2R, टी भी मान लो, टाइम भी ले लो साथ में, तो ये आपका जो हीटिंग है ये कम हो जाए, तो आप किसी तरह से रेजिस्टेंस घटा दो। अगर आप R घटा पाए तो आपका हीटिंग लॉस भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि करंट तो एक वैल्यू की होगी, करंट आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे यही करना पड़ता है। कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ कॉपर। When the current flows in the coil, heat is generated and lost at the rate of I2R, है ना। टाइम से अगर डिवीजन कर दे तो I2R के हिसाब से हीट लॉस होता रहेगा। इसको कैसे कम कर सकते हैं? हम किसको कम करते हैं? मोटे कॉपर के वायर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में थोड़े से मोटे वायर यूज किए जाते हैं। सर इससे क्या फायदा होगा? आपने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, मोटे वायर मतलब ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस हो जाएगा उससे कम। कॉपर वायर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, कॉपर वायर है यानी कॉइल के वायर की बात कर रहे हैं। एडी करंट का कोई लॉजिक नहीं है, एडी करंट कॉपर वायर में नहीं बनेगी। एडी करंट किस में बनती है? मेटल की प्लेट के अंदर, है ना। तो ऐसा मत बोलना यहाँ पे एडी करंट के बारे में भी कुछ। एरिया बढ़ा दिया मोटे मोटे वायर यूज करके, रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस घट जाने से हमारे पास क्या हो जाएगा? हीट लॉस जो हो रहा था I2RT फॉर्मेट में, R कम कर दिया, हीट लॉस भी तुम्हारा कम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़े से मोटे, है ना, एक सर्टेन लिमिट के वायर यूज करते हैं। तो कॉपर के वायर की थोड़ी सी थिकनेस हम लोग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कॉपर के वायर पे जो हीट लॉस हो रहा है वो घट जाता है। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। इस हीट लॉस को हम लोग कॉपर लॉस भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं। कॉपर लॉस मतलब कॉपर वायर के अगेंस्ट जो लॉस हो रहा है, कॉपर वायर में जो हीटिंग के फॉर्मेट में एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसे हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा एडी करंट लॉस।
एडी करंट लॉस, मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, तो जो भैया आयरन कोर तुमने बनाई हुई है ना, जिसके ऊपर तुमने वाइंडिंग लपेटी हुई है ना, ये आयरन कोर जिस पर तुमने ये वायर लपेटे हुए हैं, तो ये आयरन कोर तुम्हें कैसे बनानी चाहिए, आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया हुए हैं डायग्राम की स्पाइरल में बने हुए हैं। हम अक्सर ई शेप की, ऐसी ई और आई शेप की प्लेट्स बनाते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे हमारा एरिया कम हो गया, पतली पतली प्लेट हो गई, जिसकी वजह से आपके पास एडी करंट कम बनेगी। तो एक तो हमने इनका एरिया रिड्यूस कर दिया थिन प्लेट्स बना के, दूसरा हम इसको लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेटेड प्लेट, ताकि आपस में टच ना हो। तो एडी करंट लॉसेस आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है, आपने पहले पढ़ लिए थे। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर एंड प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड मे डैमेज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बैडली। ट्रांसफार्मर की कोर पिघला सकती है एडी करंट, आपको पता है इतनी स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट कर सकती है। तो एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाती हैं ये बातें। लैमिनेटेड कोर का यूज करके, जो कैसी सी बनी हुई हो, पतली पतली सॉफ्ट आयरन की शीट से बनी हुई होती हैं। तो थिन शीट्स यूज करेंगे, लैमिनेटेड शीट्स यूज करेंगे एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। अगला लॉस देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से भी आपको ये मिल सकता है। बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर तुमने वाइंडिंग लपेट रखी है, वो बार बार मैग्नेट बनेगी, फिर मैग्नेटाइजेशन खत्म होगा, फिर मैग्नेट बनेगी, फिर मैग्नेटाइजेशन खत्म होगा। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में ये हो रहा है ना, एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है कोर का। इससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। The coil is continually magnetized and demagnetized by the changing magnetic field. इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। Some energy is transformed into heat in the core. Such type of loss is known as hysteresis loss. कैसे सर इसको कम करें? It can be reduced by using a core made up of soft iron. बाकी कोई मटेरियल ना यूज करके सिंपल आयरन या कोई और दूसरा थर्ड पार्टी मटेरियल यूज मत करो, सॉफ्ट आयरन यूज करो। स्टील की कोर मत बना देना गलती से, क्योंकि अगर आपने स्टील की कोर बना दी तो स्टील बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है मैग्नेटाइज होने में और डीमैग्नेटाइज हो जाने में, तो भैया बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। तो सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं हमेशा ट्रांसफार्मर की। रीजन समझ में आया? देयर कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन ओनली। तो आंसर क्या होगा? टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस वी यूज द सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम होता है, ये जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को यूज़ करने से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा। यही हम कम ही कर सकते हैं, हम जीरो किसी को नहीं कर सकते। अगला, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्राइमरी कॉइल आप लोगों ने बनाई, सेकेंडरी कॉइल आपने यहाँ पे बना दी गलती से, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, यूं पास आउट होते होते जाएंगी, कुछ आपकी हवा में भी चली जाएंगी। तो यानी सारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी में से बना था वो सारा सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाएगा। देयर इज सम फ्लक्स लीकेज, कुछ फ्लक्स बाहर इधर उधर चला जाएगा। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम कोइंसाइड करते हैं कॉइल्स को। एक कॉइल ऐसे बनाई, आपने पढ़ा था ये भी। दूसरी कॉइल कैसे बनाएंगे, इसी के अंदर रखेंगे दूसरी कॉइल को, जिससे एक कॉइल का फ्लक्स सारा का सारा दूसरी से पास आउट होकर चला जाए ऑलमोस्ट। तो कंसेंट्रिक कॉइल बनाते हैं, एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट देते हैं, ऐसा करते हैं। तो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the magnetic flux produced by the primary current is not completely linked to the secondary coil. कपलिंग देखी थी ना आपने, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपलिंग नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम इस केस में, दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द सेकेंडरी कॉइल ऑन द टॉप ऑफ प्राइमरी कॉइल, जो मैंने यहाँ पे आपको काम करके दिखाया है। हम एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट देते हैं, प्राइमरी कॉइल को रख के उसी के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट देंगे, और फाइनली हमारे पास ये जो लीकेज है ये कम से कम होगा फ्लक्स का। ज़्यादातर प्राइमरी कॉइल का बनाया गया फ्लक्स सेकेंडरी से पास आउट होके जाएगा। तो जितना वोल्टेज आपने अच्छे से इनपुट साइड पे लगाया, ईएमएफ में जितना इनपुट साइड पे चेंज हुआ, उसी के हिसाब से आउटपुट साइड पे भी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 लॉसेज टिप्स पे होने चाहिए, नाम भी और कैसे कम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, याद रखना। एक एमसीक्यू देख लीजिए, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू, क्या करते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए करते हैं। आपको पता है लैमिनेशन क्यों करते हैं, रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट।
कोई ये पूछ ले कि सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं कोर ट्रांसफार्मर की, तो वो क्यों बनाते हैं? टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज द फ्लक्स लीकेज। क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही हैं? भाई आपके पास टोटल 4 तरह के लॉस हो गए ट्रांसफार्मर के अंदर। एक तो हो गया एडी करंट लॉस, ये हमें क्लियर होना चाहिए, एडी करंट लॉस हो गया। इसके अलावा एक हो गया मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस हो गया हमारे पास। इसके अलावा फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लीकेज होगा उसको मिनिमाइज करते हैं, ये भी एक हमारे पास लॉस हुआ। एंड इन सब के अलावा एक लॉस कौन सा था जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था? कॉपर लॉस, जिसको बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मतलब हीटिंग ऑफ कॉइल, कॉइल की हीटिंग की वजह से जो होता है, हीटिंग ऑफ कॉइल। तो ये कॉपर लॉस जो कॉपर वाइंडिंग के क्रॉस होगा, और ये तीनों के तीनों लॉस आपकी कोर पे होते हैं जो आपने आयरन कोर बना रखी है। चाहे एडी करंट लॉस हो, चाहे हिस्टेरेसिस लॉस हो, है ना, चाहे फ्लक्स लीकेज को छोड़ दो, फ्लक्स लीकेज भी इसमें आ जाएगा। फ्लक्स लीकेज किस में होता है? आपके पास एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और वो दूसरे से पास आउट होकर जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल लपेट दें। तो रियलिटी में जब तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा ना अगले लेक्चर में, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वहां पे हाँ सर कि वाकई में प्राइमरी कॉइल के ऊपर हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल ऐसे लपेट दी है। इस तरह से ही काम करते हैं हमेशा, ठीक है। तो सारा का सारा सेक्शन ट्रांसफार्मर का नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी बातें बताई हैं एक एक बात बहुत बारीकी से समझ में आनी चाहिए। सब कुछ डिटेल में उन नोट्स में लिखा हुआ है। तुम्हें इतनी मेहनत उनको लिखने में ना करनी पड़े इंस्ट्रूमेंट्स को, इसलिए मैंने ऑलरेडी वहां पे तुम्हें नोट्स ऑलरेडी प्रिंटेड दे दिए हैं जिससे तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। वो नोट्स सारे मैंने ही टाइप किए हुए हैं, तो उसमें स्टेप वाइज सबको सिक्वेंशियल मैटर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर यहां पे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डेटा कवर हुआ। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर का वो 3 डायमेंशनल वीडियो देखेंगे जहां पे हमें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर की एक्चुअल वर्किंग कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या वर्किंग प्रिंसिपल था ट्रांसफार्मर का? तो सर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है।